तो हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका जेके सिविल सर्विसेज में। ये हमारी वीडियो सीरीज़ का पार्ट 8 है और इस वीडियो में हम बात करेंगे इन्वेस्टिगेटिंग मेथड्स और एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस के बारे में। इसके बाद जो बचे हुए टॉपिक्स हमारे इस इंडेक्स में है ना, उनको हम अगले आने वाले वीडियो में देखेंगे और बहुत जल्द आपका बायोटेक का पार्ट ख़त्म होने वाला है। ये इन्वेस्टिगेटिंग मेथड्स जिनके बारे में हम बात करने वाले हैं ये होंगे बीफ टेस्ट, ब्रेन इलेक्ट्रिकल एक्टिवेशन प्रोफाइल टेस्ट, नार्को एनालिसिस और पॉलीग्राफ और लाइट डिटेक्टर टेस्ट। जो कि इन तीनों टेस्ट की लीगैलिटी हमेशा क्वेश्चन में रहती है और इस वजह से सुप्रीम कोर्ट ने इन टेस्ट को करना चाहिए या नहीं करना चाहिए उस पर जजमेंट भी दिया है। वो जजमेंट क्या है वो हम बाद में देखेंगे। फ़िलहाल आप यहाँ पे ये चीज़ को समझने के लिए मैं आपको बताऊं कि ये तीनों टेस्ट को ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन हमारी सीबीआई के द्वारा यूज़ किया जाता था या कोई भी इन्वेस्टिगेटिंग टीम के द्वारा यूज़ किया जाता था। बाद में इस पे ये एक लीगल क्वेश्चन बना कि क्या ये टेस्ट को कंडक्ट करना चाहिए किसी भी ऐसे एक्यूज्ड पे जिस पे अभी तक ये प्रूव ही नहीं हुआ है कि वो एक्चुअली में गिल्टी है या नहीं है। चलो मैं आपको एक केस स्टडी बताता हूँ। दैनिक भास्कर का सब एडिटर था, ही वॉज शॉट डेड। अब उसके मरने के बाद उसका केस सीबीआई को सौंपा गया। सीबीआई को ये केस सौंपने के बाद जो पिटिशनर सब एडिटर के बिहाफ पे केस लड़ रहा था ना, जिसका मर्डर हुआ, वो पिटिशनर को ही सीबीआई ने शक के घेरे में अंदर कर दिया। बोला कि भाई हमें लगता है कि तुम्हारा एक डिसाइसिव रोल है इस सब एडिटर के मर्डर में। अभी जो पिटिशनर था उसको अंदर तो कर दिया। बाद में सीबीआई ने एक एप्लीकेशन लिखी टू द कोर्ट ऑफ स्पेशल जुडिशियल मैजिस्ट्रेट और उसके बाद दे वर सीकिंग परमिशन कि हम ये टेस्ट इस बंदे पे करें इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाने के लिए। और कोर्ट ने उस टाइम पे अलाउ किया कि बोला और डायरेक्ट किया पिटिशनर को, बोला कोर्ट ने कि तुम ये टेस्ट करा लो। ठीक है। अब यहाँ पे जो है ना, द क्वेश्चन इज वेदर द एबो सेड साइंटिफिक, जो मैंने ये अभी साइंटिफिक टेस्ट बताए, बीप टेस्ट, नार्को एनालिसिस और पॉलीग्राफ लाइट डिटेक्टर टेस्ट। नाउ द क्वेश्चन इज कि क्या ये साइंटिफिक टेस्ट जो कि कोर्ट ने डायरेक्ट किए कंडक्ट कराने चाहिए या नहीं कराने चाहिए। एक इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी के रिक्वेस्ट पे ये साइंटिफिक टेस्ट कराने चाहिए या नहीं कराने चाहिए ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन और अगेंस्ट द विल ऑफ ए पर्सन हु इज एक्यूज्ड और सस्पेक्टेड। अब इसकी लीगैलिटी बाद में क्वेश्चन में आई, इस वजह से इस केस को बाद में ट्रांसफ़र कर दिया गया सुप्रीम कोर्ट के पास और सुप्रीम कोर्ट की अब अलग जजमेंट आई इस बात पे कि ये होना चाहिए नहीं होना चाहिए। वो हम आगे देखते हैं। पहले हम ये तीनों टेस्ट को समझते हैं कि क्या है ये। देखो, बीप टेस्ट को देखेंगे। इस बीप टेस्ट का दूसरा नाम ब्रेन फिंगरप्रिंटिंग भी है और अमंगेस्ट ऑल ऑफ द इन्वेस्टिगेटिंग मेथड्स जो हम यहाँ पे बात करने वाले हैं, इसको सबसे ज़्यादा एक्यूरेट माना जाता है और जो इसका ऑपरेटिंग प्रिंसिपल है दैट इज़ बेस्ड ऑन दिस मेमोरी इनकोडिंग रिलेटेड मल्टीफेसेटेड इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफिक रेस्पॉन्स, यानी कि मर्मर रेस्पॉन्स भी इसको बोला जाता है या मर्मर भी बोला जाता है। नाउ द प्रिंसिपल ऑफ दिस मर्मर क्या है कि हर एक बंदा जो भी कोई काम कर रहा है, चूँकि ये हमारा इन्वेस्टिगेटिंग मेथड्स है तो हम यूजुअली क्राइम की यहाँ पे बात कर रहे हैं कि किसी भी बंदे ने जिसने क्राइम किया हो और हमेशा एक इन्वेस्टिगेटिंग टीम के पास जो एक्यूज्ड होता है ना, वो ये एज्यूम करते हैं कि इसने ये क्राइम कर दिया है। तो लेट्स सपोज कि हमारे पास कोई बंदा है, उसने क्राइम किया है नहीं किया है वो सेकेंडरी है, बट हम एज्यूम कर रहे हैं कि उसने वो कर रखा है। अब उस एक्ट या उस क्राइम की जो मेमोरी है ना, दैट इज़ स्टोर्ड समवेयर इन हिज ब्रेन और उसके बाद यही सिमिलर इन्फॉर्मेशन को बाद में या इसी सीरीज़ ऑफ इवेंट्स को बाद में इसी बंदे के सामने फिर से प्रेजेंट किया जाता है और जो इसका ब्रेन है ना, वो रेस्पॉन्स देता है बाय जनरेटिंग एन इलेक्ट्रिकल वेव और उसी वेव का नाम है मर्मर, यानी कि मेमोरी इनकोडिंग रिलेटेड मल्टीफेसेटेड इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफिक रेस्पॉन्स। ठीक है।
समझ गए आप? तो पहले तो क्या होता है इसमें, जो ये ब्रेन फिंगरप्रिंटिंग है ना, इसमें एक्यूज्ड को फुली कॉन्शियस स्टेट ऑफ माइंड में रखा जाता है। उस एक्यूज्ड को कोई दवाई नहीं दी जाती या उसके साथ कोई प्रॉम्प्टिंग नहीं होती। उसको सीधे और नॉर्मल तरीके से एक चेयर पे बिठाया जाता है और उसके बाद उसको एक हेड बैंड पहनाया जाता है और इस हेड बैंड के ऊपर अल्ट्रा सेंसिटिव सेंसर्स लगे होते हैं। उसके बाद इस बंदे को, जिसको हमने ये हेड बैंड फिटेड विद अल्ट्रा सेंसिटिव सेंसर्स पहनाया, इस बंदे के सामने फिर अब हम कुछ स्लाइड्स प्ले कर रहे हैं और वो स्लाइड्स डिफ़ाइन कर रहे होते हैं द सीरीज़ ऑफ इवेंट्स जो हुए थे वो क्राइम करने के टाइम। ठीक है, अब जब हम वही इन्फॉर्मेशन को उसके ब्रेन को फिर से फीड कर रहे हैं तो उसके बाद हमें अगर वो रिस्पॉन्स मिलता है नहीं मिलता है वो सेकेंडरी क्वेश्चन है। ये हमारा मेथड है। चेयर पे बिठाया, ये हेड बैंड पहनाया, उसके बाद हम देखते हैं कि इसके ब्रेन का किस टाइप का रिस्पॉन्स है। नार्को एनालिसिस का जो प्रिंसिपल है दैट इज़ बेस्ड ऑन द फैक्ट कि जो एक फुली कॉन्शियस स्टेट ऑफ माइंड में जो बंदा होता है ना, वो कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेशन रिवील नहीं करना चाहता जिस इन्फॉर्मेशन से वो बंदा या उसका इंटरेस्ट हार्म हो। ये नॉर्मल हम देखते हैं नॉर्मल केसेस में। बट नार्को एनालिसिस जो है वो इसी बात पे काम करता है कि जो ये फुली कॉन्शियस ब्रेन है, फुली कॉन्शियस स्टेट ऑफ माइंड है, इस पे हमारा जो एक्यूज है ही इज़ नॉट गोइंग टू टेल अस एनीथिंग बिकॉज दैट इज़ गोइंग टू हार्म हिज इंटरेस्ट। अब इसी चीज़ को मद्देनज़र रख के ये बंदे को या ये एक्यूज्ड को ही इज़ बीइंग ब्रॉट इनटू सेमी कॉन्शियस स्टेट और सेमी कॉन्शियस स्टेट में लाने के लिए उस बंदे के ऊपर उस बंदे को कुछ ड्रग्स दिए जाते हैं जैसे कि सोडियम अमाइटॉल और सोडियम पेंटाथॉल। ऑलराइट, ये सोडियम पेंटाथॉल और सोडियम अमाइटॉल के ड्रग्स दिए जाते हैं ऐसे बंदे को और ये बंदा सेमी कॉन्शियस स्टेट में चला जाता है। और उसके बाद जब हम ये बंदे को सेमी कॉन्शियस स्टेट में लेके आएंगे, उसके बाद हम उसको प्रॉम्प्ट करेंगे, क्वेश्चन पूछेंगे, हमारा इन्वेस्टिगेशन वहाँ से शुरू हो जाएगा। बट द प्रॉब्लम ऑफ दिस नार्को एनालिसिस इज़ ये लेस एक्यूरेट माना जाता है बीप टेस्ट से और जो केमिकल्स इसमें यूज़ होते हैं ना उनको एक्सट्रीमली हार्मफुल माना जाता है दिमाग के लिए, क्योंकि थोड़ा सा भी डोज अगर ज़्यादा हुआ या तो बंदा हमेशा के लिए कोमा में चला जाए और या तो वो बंदा मर भी सकता है। और चूँकि जिस पे हम ये टेस्ट कंडक्ट कर रहे हैं वो एक एक्यूज़ड है और हमारे इंडिया में या कहीं पे भी अगर आप देखें एक्यूज़ड को हमेशा हमेशा निर्दोष माना जाता है टिल द टाइम ही इज़ नॉट बीइंग प्रूवन गिल्टी। जब तक कोई बंदे को गिल्टी प्रूफ नहीं किया जाएगा तब तक एक एक्यूज़ड हमेशा निर्दोष होता है। पता है ना आपको? तो इस केस में हमने केमिकल्स का यूज़ किया। आपको पता है बीप टेस्ट में हमने कोई केमिकल्स या कोई प्रॉम्प्टिंग नहीं की, हमने कोई क्वेश्चंस नहीं पूछे उस बंदे से और कोई केमिकल्स नहीं दिए थे। और नार्को एनालिसिस में हम क्वेश्चनिंग भी करेंगे और उसको केमिकल्स भी देंगे और ये केमिकल्स बहुत हार्मफुल होते हैं। तो दूसरा इन्वेस्टिगेटिंग मेथड आपने देखा। अब हम तीसरी इन्वेस्टिगेटिंग मेथड की बात करेंगे। नाउ द प्रिंसिपल इज़ दैट पॉलीग्राफ या लाइट डिटेक्टर टेस्ट का प्रिंसिपल इज़ दैट जब एक बंदा गलत इन्फॉर्मेशन देता है या जब एक बंदा झूठ बोलता है, देर इज़ सम चेंज ऑफ फिजियोलॉजिकल पैरामीटर्स लाइक ब्लड प्रेशर अप या डाउन हो जाएगा, हार्ट बीट का चेंज होना, बॉडी टेम्परेचर का चेंज होना या रेस्पिरेशन एट्सेट्रा उसकी रेट चेंज होना। इट इज़ ऑब्जर्व्ड दैट इट वर्क्स बेटर इन नॉन हैबिचुअल ऑफेंडर्स। जिस बंदे ने पहली बार क्राइम किया है उस पे हो भी सकता है कि ये पॉलीग्राफ या लाइट डिटेक्टर टेस्ट ठीक काम कर ले, बट जो अब एक हैबिचुअल ऑफेंडर है, हैबिचुअल ऑफेंडर जो रोज़ ही चोरी कर रहा है, रोज़ ही क्राइम कर रहा है, उस पे ये लाइट डिटेक्टर का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसको पता है, वो अपनी बॉडी को ऐसे कंट्रोल कर दिया होता है ना या अडेप्ट कर दिया होता है कि ये सारे पैरामीटर्स जो फिजियोलॉजिकल पैरामीटर्स की हम बात किए थे, ये सारे पैरामीटर्स इसके बिल्कुल नॉर्मल रहते हैं। जब आप उससे कोई बात पूछो वो ऐसे झूठ बोलेगा, उसकी मतलब वो अपनी खुद की बॉडी को भी बेवकूफ़ बना रहा है। समझ रहे हैं? तो जो इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो वो तो वैसे ही बेवकूफ़ बन जाएंगे फिर।
2010 में सुप्रीम कोर्ट ने एक केस जिसका नाम था सेल्वी वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका 2010, इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया कि ये जो तीनों इन्वेस्टिगेटिंग मेथड्स है, ये तीनों इन्वेस्टिगेटिंग मेथड्स अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, क्योंकि ये वाइवलेट करते हैं आर्टिकल 20 क्लॉज 3 ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज़ राइट अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन, और ये वाइलेट करते हैं आर्टिकल 21 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। और इतना ही नहीं, उन्होंने ये बात भी बोली कि ये तीनों टेस्ट या इन्वेस्टिगेटिंग मेथड्स इस बात को भी वायलेट करते हैं जो कि लिखी गई है सेक्शन 161 क्लॉज 2 ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 में। सुप्रीम कोर्ट ने एक और बात भी की कि चलो ठीक है, अगर अब आप ये टेस्ट करना ही चाहेंगे, then you have to strictly follow the guidelines for these tests which are given by the National Human Rights Commission। और आपको स्ट्रिक्टली एडयर करना है ये सेफगार्ड्स को और ये गाइडलाइंस को जो नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ने दिए हैं। और नेशनल ह्यूमन राइट्स ने ये टेस्ट या इन्वेस्टिगेटिंग मेथड्स को कंडक्ट करने के लिए क्लियरली प्रोवाइड या मेंशन किया था कि लाई डिटेक्टर टेस्ट, नार्को एनालिसिस या बीप टेस्ट कराने से पहले आपको सिर्फ़ और सिर्फ जो एक्यूज्ड हो उसके कंसेंट के बेसिस पे ही कराना है, यानी कि एक्सेप्ट ऑन द बेसिस ऑफ द कंसेंट ऑफ द एक्यूज्ड दीज टेस्ट शुड नॉट बी एडमिनिस्टर्ड ऑन एनीबडी विद फुल फोर्स। ऑलराइट, सो इन गाइडलाइंस के बिना पर इसका मतलब ये हुआ कि एक्यूज्ड के कंसेंट के बगैर ये टेस्ट को आप कंडक्ट ही नहीं कर सकते। और जो हमारे दैनिक भास्कर के केस में जो एक्यूज़ था ना, एक्यूज़ड उसमें चूँकि उसका पेटिशनरी इसी को सीबीआई ने एक्यूज़ड माना, और जो उसका एक्यूज़ था उस एक्यूज़ड को बाद में ये बता के छोड़ दिया गया या उस पे ये इन्वेस्टिगेटिंग मेथड्स कंडक्ट नहीं किए गए बिकॉज उस बंदे ने ही वॉज नॉट विलिंग टू अंडरगो सच टेस्ट। और सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई का कंटेंशन रिजेक्ट करते हुए एक बात बोली कि भाई हमारे यहाँ पे इंडिया में एक इम्पॉर्टेंट एंशंट राइट है क्रिमिनल जुडिशियल सिस्टम में, दैट इज़ प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस। प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस का मतलब ये हुआ कि ये एक फंडामेंटल एलिमेंट है राइट टू फेयर ट्रायल का कि हर एक बंदा तब तक प्रिज्यूम किया जाता है इनोसेंट, तब तक इनोसेंट प्रिज्यूम किया जाता है जब तक ना वो प्रूव हो कि ये गिल्टी है। अब वो प्रूव कैसे होगा? दैट इज़ फॉर द स्टेट टू प्रोड्यूस एविडेंस ऑफ गिल्ट अगेंस्ट हिम। द petitioner cannot be compelled to undergo the tests or these investigating tests in order to prove his innocence, क्योंकि हर एक बंदा प्रिज्यूम किया जाएगा इनोसेंट जब तक ना वो प्रूव हो कि वो गिल्टी है। और प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस एक बेसिक ह्यूमन राइट है। ये सुप्रीम कोर्ट ने ये बात की 2016 में, जब उनके पास फिर से ऐसा ही केस आया कि किसी एक बंदे के ऊपर फिर से उनको यही टेस्ट कंडक्ट करने थे। सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली बताया कि ये लीगल नहीं है, दीज आर नॉट लीगल। सो यहाँ पे हमने इन तीनों इन्वेस्टिगेटिंग मेथड्स को देखा और इनकी हमारी लीगैलिटी क्या है वो हमने थोड़ा बहुत डिस्कस किया। चलो आगे बात करते हैं। तो इन नटशेल अगर जो हमें बात यहाँ पे पता चली ना, सुप्रीम कोर्ट का प्रेजेंट स्टैंड क्या है इन टेस्ट को लेके, वो ये है कि उन्होंने क्लियरली बोला है कि फोर्सफुल यूज़ ऑफ दीज टेस्ट इज़ अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड वायलेट्स आर्टिकल 20 क्लॉज 3 ऑफ आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड आर्टिकल 21 ऑफ आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये है प्रेजेंट स्टैंड हमारे सुप्रीम कोर्ट का, ठीक है। और दैट इज़ हाउ वी कंक्लूड दिस टॉपिक हेयर। और एंटी माइक्रोबियल और एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस के बारे में जानने के लिए अब हम पहले ये समझेंगे कि एंटीबायोटिक्स क्या है। एंटीबायोटिक्स वो सब्सटेंसेस होते हैं जिनको इस्तेमाल किया जाता है बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए। जब एक बैक्टीरिया एक्वायर करता है रेजिस्टेंस अगेंस्ट दीज एंटीबायोटिक्स, जब हम देखो हमें आप में से किसी बंदे को बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ, उसने एंटीबायोटिक खाया, वो ठीक हो गया। बट ऐसा केस भी आता है जब आप एंटीबायोटिक लेते हैं बट आप उस बैक्टीरियल इन्फेक्शन से रिकवर नहीं करते हो। तो जब ये बैक्टीरिया
रेजिस्टेंस एक्वायर करता है अगेंस्ट दीज एंटीबायोटिक्स जो हम यूज़ करते हैं, एंड इसके बाद इन एंटीबायोटिक्स से इन बैक्टीरियाज पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इस स्टेज या इस पॉइंट को हम बोलते हैं एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, जहाँ पे ये बैक्टीरिया को अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता चाहे आप कोई भी एंटीबायोटिक उस बैक्टीरिया के खिलाफ यूज़ करो। 2009 में लैंसेट पब्लिकेशन ऑफ यूनाइटेड किंगडम ने एक आर्टिकल लिखा जिसका नाम था मेडिकल टूरिज्म इन इंडिया, और उस आर्टिकल में उन्होंने इस बात पे जोर डाला कि हिंदुस्तान के अंदर पोर हाइजीन अस्पतालों का और नॉन ह्यूमन यूज़ ऑफ एंटीबायोटिक्स और उसके अलावा इरेशनल यूज़ ऑफ एंटीबायोटिक्स की वजह से देयर इज़ बीन इमर्जेंस ऑफ ए सुपर बग। और ये सुपर बग क्या है? इट इज़ शोइंग, सुपर बग एक ऐसा क्लास ऑफ बैक्टीरियाज है विच इज़ शोइंग रेजिस्टेंस अगेंस्ट द बिगेस्ट क्लास ऑफ एंटीबायोटिक्स। बिगेस्ट क्लास ऑफ एंटीबायोटिक्स क्या है? बीटा लैक्टम्स। तो आपको यहाँ पे ये बात तो पता ही है हमारे हॉस्पिटल्स का पोर हाइजीन क्या है। पोर हाइजीन मतलब आप किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाओ, वहाँ की हालत जो आपको दिखेगी ना उसी को पोर हाइजीन बोलते हैं। इतने घटिया कि मतलब एक हेल्दी इंसान भी बीमार हो जाए। पोर हाइजीन की वजह से नॉन ह्यूमन यूज़ ऑफ एंटीबायोटिक्स, यानी कि अगर आपको पता हो हमारी जो मीट इंडस्ट्री है, आप जो चिकन खा रहे हैं, मीट खा रहे हैं, उनमें हाई लेवल ऑफ दीज एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल होता है। और ये नॉन ह्यूमन यूज़ ऑफ एंटीबायोटिक्स एक और रीज़न है इस सुपर बग के इमर्जेंस का। और जो तीसरी बात, दैट इज़ इरेशनल यूज़ ऑफ एंटीबायोटिक्स। अच्छा, इरेशनल यूज़, इस बात को हम बोलेंगे कि जब आपको ज़ुकाम हो तब भी आप एंटीबायोटिक ले रहे हैं, जब आपको खांसी आ रही है तब भी आप एंटीबायोटिक ले रहे हैं, आपको नॉर्मल बुखार हो तब भी आप एंटीबायोटिक ले रहे हैं, यानी कि हर बात के लिए आप एंटीबायोटिक खा रहे हो। उसी को बोलते हैं इरेशनल यूज़। जहाँ पे आपको नहीं खाना चाहिए एंटीबायोटिक, वहाँ पे भी आप एंटीबायोटिक खा रहे हो। जब आपके सारे ऑप्शंस एग्जॉस्ट हो जाते हैं ना, अब आप खुद से ठीक हो नहीं पा रहे हो, तब एक लास्ट ऑप्शन एंटीबायोटिक का इस्तेमाल है। बल्कि हम तो अब पहला रिजॉर्ट ही हमने ये बनाया है कि हमें एंटीबायोटिक से ही काम चलाना है। अपनी बॉडी पे तो कोई ज़ोर पड़ना नहीं चाहिए कि हमारी बॉडी खुद से एंटीबायोटिक्स बनाए किसी भी इन्फेक्शन के लिए, किसी भी इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन के अगेंस्ट। नाउ ये पोर हाइजीन, ये नॉन ह्यूमन यूज़ ऑफ एंटीबायोटिक और इरेशनल यूज़ ऑफ एंटीबायोटिक्स, इसको आर्ग्यू किया ये मैगज़ीन के इस आर्टिकल ने जिसका नाम था मेडिकल टूरिज्म इन इंडिया, कि इसी वजह से हमारे हिंदुस्तान में देयर इज़ बीन इमर्जेंस ऑफ सुपर बग। देखो, कुछ टाइम पहले चाइना में एक और बैक्टीरिया को एक्सट्रैक्ट किया गया था फ्रॉम ए थ्रोट ऑफ ए पिग, और उस पिग के थ्रोट से जिस बैक्टीरिया को एक्सट्रैक्ट किया ना, वो बैक्टीरिया को पाया गया रेजिस्टेंट अगेंस्ट द मोस्ट पावरफुल एंटीबायोटिक कोलिस्टिन। और इस वजह से ये बताया गया कि जो ये बैक्टीरिया हमने इस पिग के थ्रोट से लिया, इसके अंदर MCR1 एक ऐसा जीन है, उसी जीन की वजह से ये जो बैक्टीरिया है इट हैज़ बिकम रेजिस्टेंट अगेंस्ट द मोस्ट पावरफुल एंटीबायोटिक कोलिस्टिन, और उस जीन का नाम था मैकेनिज्म ऑफ कोलिस्टिन रेजिस्टेंस 1 और MCR1। अब हमारे पास दो क्लास ऑफ बैक्टीरियाज है, एक में NDM1 पाया गया ये जीन फॉर बिकमिंग सुपरबग इन केस ऑफ इंडिया, एंड दूसरा बैक्टीरिया जिसके अंदर MCR1 दैट इज़ मैकेनिज्म ऑफ कोलिस्टिन रेजिस्टेंस 1 जो पाया गया चाइना में। देखो, चूँकि आपको पता है पिग्स तो ऑलमोस्ट हर कंट्री में खाते हैं, चाइना में तो आपको पता ही है वो तो इस लेवल से बहुत आगे बढ़ चुके हैं। आप किसी भी कीड़े का नाम बताओ, चाइना वाले खा रहे होंगे। तो इसी वजह से ये पिग के थ्रूट से हमने जो बैक्टीरिया को एक्सट्रैक्ट किया था, उसने जो रेजिस्टेंस कोलिस्टिन पे दिखाई, उसी पे ये स्टडी की गई थी। चलो, ये तो मैंने ऐसे बता दिया आपको। तो इसके बाद आफ्टर दिस डिस्कवरी सम टर्म्स वायर कॉइंड। अब ये डिस्कवरी क्या हुई थी? डिस्कवरी हुई थी NDM1 जीन और MCR1 जीन, इन दोनों जीन्स की डिस्कवरी हुई थी। और इस डिस्कवरी के बाद कुछ टर्म्स कॉइन की गई थी फॉर द फर्स्ट टाइम, और वो टर्म्स है एंटीबायोटिक एपोक्लिप्स और पैन एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। क्यों? क्योंकि अब हमारे इंडिया में या इवन चाइना में जब बैक्टीरियल इन्फेक्शन के अगेंस्ट आप कोई नॉर्मल क्लास ऑफ एंटीबायोटिक का इस्तेमाल करते हैं, तो वो रेयरली उससे कोई फ़र्क पड़ता है, क्योंकि
हमारे यहाँ पे और चाइना में भी इवन देयर हैज़ बीन a level of resistance that these bacterias have achieved against the class of antibiotics that we are using over here. ठीक है. दूसरी बात, there are some reasons, अब कुछ reasons है why there has been the emergence of antibiotic resistance. अब वो reasons क्या है? देखो, पहली बात, हमारे इंडिया में ओवर द काउंटर अवेलेबिलिटी ऑफ एंटीबायोटिक्स. अगर आप जाओगे ना किसी भी मेडिकल शॉप में, कोई भी बीमारी का नाम लेंगे तो पहली चीज़ जो आपको मिलेगी वो एंटीबायोटिक है. चाहे कोई डॉक्टर ने बताया हो नहीं बताया हो, अगर आप ऐसे ही जाएंगे ओवर द काउंटर अवेलेबल होता है, आपको ऐसे ही पहली चीज़ तो आपको एंटीबायोटिक ही मिलेगी. अगर आपने 5 टाइप के टेबलेट्स लिए हैं, उनमें 1-2 तो एंटीबायोटिक होंगे. तो ये एक रीज़न है कि इतनी ज़्यादा अवेलेबिलिटी जो है विदाउट डॉक्टर्स प्रिस्क्रिप्शन, ये जो ओवर द काउंटर अवेलेबिलिटी इन एंटीबायोटिक्स की है, ये एक रीज़न है वाई देयर हैज़ बीन एमर्जेंस ऑफ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस. द नॉन ह्यूमन यूज़ ऑफ द एंटीबायोटिक्स हैज़ बिकम वन ऑफ द रीजन्स ऑफ द एमर्जेंस ऑफ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस. अब जो थर्ड रीज़न है दैट इज़ इम्प्रॉपर और फ्रीक्वेंट यूज़ ऑफ एंटीबायोटिक्स. इम्प्रॉपर और फ्रीक्वेंट यूज़ ऑफ एंटीबायोटिक्स का क्या रीज़न है? क्योंकि जब आपको पहले तो ओवर द काउंटर ये एंटीबायोटिक्स आपको ईजिली मिलते हैं, और ईजिली मिले तो आप हमेशा डिपेंडेंट हो जाते हो इन एंटीबायोटिक्स के. लाइक अगर आपको ज़ुकाम हो जाता है ना, तो आप चाहते हो अगर नॉर्मल केस में आपका ज़ुकाम 5 दिन में ठीक हो जाता, तो एंटीबायोटिक्स से 3 दिन में ठीक हो जाता है. तो इससे पहले कि आप अपनी बॉडी को इतना कष्ट दो कि 5 दिन तक खुद ही आपकी बॉडी फाइट करके उस बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ख़त्म करें, आप एंटीबायोटिक का इस्तेमाल करते हो. और भाई इस एंटीबायोटिक का इस्तेमाल, इसका फ्लिप साइड ये है कि आपका इम्यून सिस्टम अब इतना डिपेंडेंट हो जाता है इन एंटीबायोटिक्स पे कि अगली बार जब आपको वही इन्फेक्शन आए ना, तो आपका इम्यून सिस्टम बिल्कुल शांत रहेगा कि भाई अभी कोई एंटीबायोटिक बाहर से आएगा और इस बीमारी को उड़ा ले जाएगा, मेरा तो काम ही नहीं है. समझ रहे हैं आप? तो ये तो मैं आपको मजाकिया तरीके में समझा रहा हूँ, बट ऐसा एक्चुअल में भी है कि अगर आपको नॉर्मल इन्फेक्शन भी हो जाता है, अगर आपने एक नॉर्मल इन्फेक्शन के लिए भी एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल किया, तो अगली बार जब आपको फिर से वो इन्फेक्शन होगा ना, तो आपका इम्यून सिस्टम जिस फोर्स के साथ उस इन्फेक्शन के साथ लड़ना चाहिए था, वो अब उस फोर्स से नहीं लड़ता, क्योंकि आप इससे पहले एंटीबायोटिक इस्तेमाल कर चुके हो उसको फाइट करने के लिए. तो आपका इम्यून रिस्पॉन्स जो होता है वो बहुत स्लो और डिले हो जाता है. तो इसीलिए एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल हमेशा बोला जाता है कि कम से कम करना चाहिए. इट शुड बी आवर लास्ट ऑप्शन टू एक्सप्लोर एंड गो फॉर दीज एंटीबायोटिक्स. बट ऐसा है नहीं, क्योंकि हम इम्प्रॉपरली और फ्रीक्वेंटली यूज़ करते हैं एंटीबायोटिक्स, चाहे कुछ भी हो. आप ऐसी बात समझो कि अगर आपको कोई नॉर्मल ज़ख्म भी लगती है ना, छोटे से ज़ख्म के लिए भी आपको अब एंटीबायोटिक चिपकाया जाता है, क्योंकि ओवर द काउंटर अवेलेबिलिटी भी है और ईजिली भी आप खा सकते हो. कि बोलते हैं यार बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए काम करेगा, तुम्हारे अंदर बैक्टीरियल इन्फेक्शन है भी नहीं, आपको तो नॉर्मल चोट आई है, तो भी आप पहले से ही लेके रखते हो, चलो एंटीबायोटिक कोई खा ही लेते हैं, क्या पता इन्फेक्शन हो जाए बाद में, तो पहले ही हम खा के रखते हैं. तो इस वजह से there has been high level of emergence of the antibiotic resistance. All right. एक और रीज़न why there has been the emergence of this antibiotic resistance, वो ये कि फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ ने कोई भी नया एंटीबायोटिक बहुत टाइम से नहीं लाया है. पुराने एंटीबायोटिक्स हैं हमारे पास, और पुराने एंटीबायोटिक्स के लिए जो हमारे बैक्टीरियाज थे, उन्होंने अब रेजिस्टेंस अचीव कर दी है, उन्होंने मोक्ष अचीव किया है. ठीक है. तो अब क्या है, जो ये फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ है ना, वो उनका पहला इंटरेस्ट होता है कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कहाँ से मिल रहा है. अब उनको इस बात में ज़्यादा प्रॉफिट दिखता है कि ऐसे ड्रग्स बनाने चाहिए जिन ड्रग्स की ज़रूरत हमारे पेशेंट्स को ज़िंदगी भर पड़े, ना कि ऐसे ड्रग्स जो अभी आप शॉर्ट टर्म कोर्स के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं और बाद में आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी. ये एंटीबायोटिक्स जो है, ये ड्रग्स को नॉर्मली शॉर्ट टर्म कोर्स के लिए ही इस्तेमाल किया जाता है. बट फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ का फोकस किस बात पे होता है? ऐसे ड्रग जो लाइफ लॉन्ग के लिए ज़रूरत पड़े उनके पेशेंट्स को. और ऐसे ड्रग्स है एंटी डायबिटिक ड्रग्स या एंटी रेट्रोवायरल ड्रग्स. ये वो क्लास ऑफ ड्रग्स है जिनमें फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ या जिनको फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ बनाने में ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं. ठीक है.
तो ये एक और रीज़न है कि वाई देर इज़ बीन इमर्जेंस ऑफ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस सिंस देर इज़ बीन नो न्यू एंटीबायोटिक फॉर ए क्वाइट लॉन्गर टाइम। देखो यहाँ पे हमने लिखा है कि बोथ जो ये NDM1 और MCR1, NDM मतलब न्यू डेली मेटेलो बीटा लैक्टेमेस 1 और MCR मतलब मैकेनिज्म ऑफ कोलेस्टिन रेजिस्टेंस 1, ये दोनों स्प्रेड करते हैं थ्रू हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल जीन ट्रांसफ़र। हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफ़र का मतलब हुआ ये तब होता है जब एक स्पीशी से दूसरी स्पीशी के अंदर ये बैक्टीरियाज़ का ट्रांसफ़र हो, विच इज़ लिंक्ड विद पैन एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। उससे ये होता है कि जब एक स्पीशी से दूसरी स्पीशी में ये बैक्टीरियाज ट्रांसफ़र होते हैं, इस वजह से ये स्प्रेड होते हैं फ्रॉम वन स्पीशी टू अनदर स्पीशी, मतलब ये इन्फेक्शन भी स्प्रेड हुआ और ये रेजिस्टेंस भी स्प्रेड हुई। इसी को बोलते हैं हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफ़र। और ये हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफ़र में अगर आपको पता हो प्लाज्मिड्स एक्सचेंज होते हैं अमंग डिफरेंट स्पीशीज़, क्योंकि ये जो जीन होता है ना विच इज़ इम्पार्टिंग द कैरेक्टर ऑफ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, ये प्लाज्मिड के ऊपर ही प्रेजेंट होता है इस बैक्टीरिया के, ठीक है। और वर्टिकल जीन ट्रांसफ़र की अगर हम बात करें, ये जीन ट्रांसफ़र होता है फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन विद इन द सेम स्पीशी। तो ऐसा बैक्टीरियल या ऐसा जीन ट्रांसफ़र या ऐसा बैक्टीरियल इन्फेक्शन जिसमें एक जनरेशन से वो बैक्टीरिया निकल के दूसरी जनरेशन में घुस गया इन द सेम स्पीशी इटसेल्फ, उसको हम बोलेंगे वर्टिकल जीन ट्रांसफ़र। और इस केस में एक ही स्पीशी के अंदर ये इन्फेक्शन फैलता रहता है और इस वजह से एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस और बढ़ती जाती है, ठीक है। नाउ देयर हैज़ बीन फ्यू स्टेप्स टेकन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू एड्रेस दिस वाइड स्प्रेड इमर्जेंस ऑफ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। पहली बात जो उन्होंने की, द रेड लाइन कैंपेन टू क्रिएट अवेयरनेस। रेड लाइन कैंपेन का मतलब हुआ, अगर आपको पता हो एंटीबायोटिक स्ट्रिप्स के ऊपर एक रेड कलर की लाइन लगी रहती है, दैट इंडिकेट्स कि ये टेबलेट्स जो है ये एंटीबायोटिक्स है और इनका यूज़ रैशनल होना चाहिए। देयर शुड नॉट बी इर्रैशनल यूज़ ऑफ दीज एंटीबायोटिक्स, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, जो हमारा ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट है उसको अमेंड कर दिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, सो दैट हम एंटीबायोटिक्स को शेड्यूल्ड ड्रग्स की कैटेगरी में लेके आएँ। तो शेड्यूल्ड ड्रग्स की कैटेगरी में एंटीबायोटिक्स को डाला, तो इस वजह से इन ड्रग्स का मिलना अभी के टाइम पे इज़ मैंडेटरी दैट दीज ड्रग्स शुड बी मेड अवेलेबल टू ए कस्टमर और टू ए पेशेंट ओनली ऑन द बेसिस ऑफ प्रिस्क्रिप्शन। तो शेड्यूल्ड ड्रग्स का मतलब हुआ ऐसे ड्रग्स जिनका मिलना आपके लिए तभी पॉसिबल है जब आपके पास एक डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन हो, ठीक है। दूसरी बात। तीसरी बात जो हमने यहाँ पे की, अब जो प्रिस्क्रिप्शन लेके कोई बंदा आया कोई एंटीबायोटिक ख़रीदने के लिए, उस प्रिस्क्रिप्शन का ज़ेरॉक्स ये मेडिकल शॉप वाले को कम से कम 2 साल तक एज रिकॉर्ड रखना पड़ेगा। द स्टेट ऑफ केरला, उन्होंने अडॉप्ट किया एंटीबायोग्राम मॉडल को। एंटीबायोग्राम मॉडल जो कि अभी एक नेसेंट स्टेज में है, डेवलपमेंटल फेज़ में है, इसका फोकस रहेगा टू स्टडी कंजम्पशन पैटर्न ऑफ दीज एंटीबायोटिक्स एंड द इमर्जेंस ऑफ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। Now the roadmap for future would be public-private partnership for developing new antibiotics। जैसे कि हमने पीछे भी बात की, नए एंटीबायोटिक्स अभी के टाइम पे नहीं बन रहे हैं क्योंकि जो हमारी फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ हैं उनका फोकस रहता है वो ऐसे ड्रग्स बनाएं जिनका लाइफ लॉन्ग यूज़ हो, जैसे एंटी डायबिटिक ड्रग्स। ये एंटीबायोटिक ड्रग्स नए आए, इस पे कम फोकस है उन लोगों का। अब यहाँ पे हमारे फ्यूचर में हमारा जो रोड मैप है वो इस प्रकार का होना चाहिए कि पब्लिक और गवर्नमेंट और प्राइवेट कंपनियाँ मिल के कोई नए ड्रग्स का, जो नए एंटीबायोटिक्स का डेवलपमेंट करें। जैसे कि एग्जांपल यहाँ पे दी गई है, बिल गेट्स और मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन, वो काम करते हैं किसके लिए? फॉर द डेवलपमेंट ऑफ न्यू एंटीबायोटिक्स। सिमिलरली एक और एग्जांपल है गैलेक्सी स्मिथ क्लेन टू डेवलप एंटी मलेरियल वैक्सीन। नाउ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप फॉर डेवलपिंग न्यू एंटीबायोटिक्स के बाद दूसरा है नॉन ह्यूमन यूज़ ऑफ एंटीबायोटिक्स को हमें कम्प्लीटली स्टॉप करना चाहिए। जैसे मैंने आपको बताया था, नॉन ह्यूमन यूज़ में आता है हमारी मीट इंडस्ट्री में एंटीबायोटिक्स का बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल होता है, इसको कम्प्लीटली स्टॉप करना चाहिए हमें। तीसरी बात, ओवर द काउंटर जो हमें ईज़िली ये एंटीबायोटिक्स मिलते हैं इसको भी कम्प्लीटली बैन करना चाहिए। और तीसरी बात,
जो हमारा मेडिकल करिकुलम है उसका भी चेंज होना ज़रूरी है। जैसे कि मैंने आपको बताया था, लेंसेट पब्लिकेशंस यूके में ने एक उस पब्लिकेशन में उन्होंने जो मेडिकल टूरिज़्म ऑफ इंडिया पे आर्टिकल लिखा था, उन्होंने बताया था कि हमारे यहाँ पे हॉस्पिटल्स का हाइजीन इज़ वन ऑफ द फैक्टर्स फॉर द इमर्जेंस ऑफ दिस सुपर बग इन केस ऑफ इंडिया। सो ये सारे हमारे स्टेप्स रहेंगे फॉर द फ्यूचर रोड मैप टू एड्रेस दिस इमर्जेंस ऑफ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।